नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में कल हमने पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और एग्जांपल्स स्टार्ट किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम के, जिसके अंदर हमने देखा था कि N2O4 उसकी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है NO2 के अंदर कन्वर्ट होती है। वो रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए, ये वाली रिएक्शन आप लोगों को याद आया होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की गैस बनती है NO2, है ना। तो ये जो NO2 गैस होती है ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जो N2O4 गैस है वो कलरलेस गैस होती है। अब ये रिएक्शन होती है स्टार्ट N2O4 से, मतलब कलरलेस है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे ये ब्राउन कलर की गैस बनने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो कलर है ब्राउन कलर, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन चलती है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो फास्ट होती है और जो रिवर्स की है वो कम होती है। धीरे 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 क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो कम होने लगती है और रिवर्स डायरेक्शन की बढ़ने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों डायरेक्शन की जो रेट है वो सेम हो जाती है। वो सेम हो जाने का मतलब ये है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें जिस मोमेंट पर जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस मोमेंट में उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, अब ये जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन को यहाँ इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। N2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है NO2, N2O4 कलरलेस है रिमाइंड, और NO2 ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ से हमने स्टार्ट की, ये घड़ी है इसको देखिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता तो इसके अंदर ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, और ये इस टाइम पर जो ये इंटेंसिटी है तो उसके बाद में फिर ये इंटेंसिटी कलर की वो कांस्टेंट रहती है। अगर और आगे भी टाइम बीतेगा तब भी कलर की इंटेंसिटी यही रहेगी, इससे ज़्यादा और इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन इसमें टेम्परेचर को हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। कम टेम्परेचर पर N2O4 एग्जिस्ट करती है और हाई टेम्परेचर पर NO2 एग्जिस्ट करती है। अगर हम टेम्परेचर ये जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर हम इसमें टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इसके कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो NO2 है वो डिकम्पोज होकर के वापस N2O4 बनाने लग जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो NO2 बनने लग जाएगी, तो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है N2O4 डिकम्पोज होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी आपने हीट एनर्जी दी तो N2O4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्ड टूटेगा एनर्जी देने से, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इसमें होता क्या है, कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो या टेम्परेचर कम करते हो तो उल्टा इफेक्ट आता है। वहाँ पर क्या होता है, NO2 के मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं और N2O4 बनने लगता है। नया हेडिंग आ रहा है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। पहले हम देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप वाटर के अंदर शुगर को डिसोल्व करो। देखिए, मान लो हमने एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर ले लिया। अब उसमें एक स्पेचुला शुगर हमने डिसोल्व किया। मान लीजिए कि एक स्पेचुला वो 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो एक स्पेचुला, 2 स्पेचुला, 3, 4, 5 स्पेचुला हमने डिसोल्व किए और शुगर डिसोल्व हो गई। और जैसे ही हम 6th स्पेचुला उसमें डिसोल्व करते हैं तो वो डिसोल्व नहीं हो रही, वो बॉटम में बैठ जाएगी। आपने स्टीयरिंग किया, उसको हिलाया, लेकिन वो डिसोल्व नहीं हुई। 7th स्पेचुला भी आपने डिसोल्व किया, ऑब्वियसली वो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्पेचुला या 5 ग्राम तक आपने जो डिसोल्व की वहाँ पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें और अमाउंट सॉल्यूट का डिसोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही हमने 6th और 7th ग्राम डाला यानी 2 ग्राम एक्स्ट्रा जो बॉटम में बैठा हुआ है। अब ध्यान देना, वो जो 2 ग्राम है बॉटम के अंदर शुगर वो 2 ग्राम ही रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस बंद हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बॉटम की जो शुगर है उसमें से कुछ शुगर सॉल्यूशन के अंदर जा रही है और उसी मोमेंट पर सॉल्यूशन से उतनी ही शुगर वापस क्रिस्टलाइज होकर के बॉटम में आ रही है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अब ये दिखता तो है नहीं हमें, फिर हम कैसे पता लगाएं कि ये जो प्रोसेस है वो डायनेमिक है या नहीं, मतलब दोनों डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, ये जो हमने एक्सेस शुगर ऐड की थी जो बॉटम में बैठी हुई है, अब हम क्या करें कि थोड़ी और शुगर जो रेडियो एक्टिव शुगर हो, रेडियो एक्टिव शुगर का मतलब जैसे कि जिसमें ऑक्सीजन 16 वाला ना होकर के ऑक्सीजन 18 वाला यूज़ किया गया है, वो हम ले लेते हैं तो वो बॉटम में बैठ जाएगी, तो ये रेडियो एक्टिव शुगर हो गई। अगर ये जो प्रोसेस है डायनेमिक नहीं है इक्विलिब्रियम का, तो क्या होना चाहिए, बॉटम में जो शुगर है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जानी चाहिए। बात आ गई समझ में। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है उसके अंदर कुछ अमाउंट रेडियो एक्टिव शुगर का भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से बॉटम में जो शुगर है जो पहले 2 ग्राम थी नेचुरल वाली एक्सेस में, तो वो 2 ग्राम से थोड़ी और ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसमें से नेचुरल शुगर वो कुछ अमाउंट में उसके अंदर वापस से आ गई, क्रिस्टलाइज हो गई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो प्रोसेस है शुगर और सॉल्यूशन वाला, इस प्रोसेस के अंदर ये डायनेमिक प्रोसेस है, यानी सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम गैसियस फॉर्म में देखें तो उसके अंदर भी यही चीज़ मिलेगी हमको। गैस इन लिक्विड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो सोडा वाटर वगैरह होता है ना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही डिसॉल्व होती है। इसका एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी ने और अपना लॉ दिया था। देखिए, देयर इज सर्टेन इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टेट। अब इसमें आगे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो इसमें ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेनरी ने अपना लॉ दिया था जो प्रेशर से रिलेटेड, मतलब जैसे गैस को हमने वाटर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, और उसको कवर कर दिया। अच्छा, कवर वो इस तरह का है कि हम या मूवेबल पिस्टन जैसा, अगर हम वेट बढ़ाते हैं या पिस्टन को प्रेशराइज करें तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो जो सरफेस होती है उस सरफेस पर उस गैस का कुछ न कुछ प्रेशर होगा, लेकिन कुछ अमाउंट उस लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो चुका होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस लिक्विड के अंदर गैस का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो हेनरी ने इसी से रिलेटेड ये लॉ दिया, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, Henry's law states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent. Means as the pressure increases, the amount of dissolved gas is also increases in the solution. The amount decreases with the increase in temperature. अब ध्यान देना, यहाँ अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो गैस का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। सीधा सीधा एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोडा वाटर की बोतल्स हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं उनको फ्रिज के अंदर रखा जाता है ताकि वो ठंडी रहें, कम टेम्परेचर पर गैस इजीली डिसॉल्व रहती है। जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं, ढक्कन खोलते हैं, अंदर से बबल्स निकलने स्टार्ट होते हैं। दो रीज़न है, एक तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया ढक्कन खोलने से, अब वो जो क्लोज्ड कंटेनर था वो ओपन कंटेनर बन गया, अंदर जो प्रेशराइज फॉर्म में गैस भरी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लगती है। सेकंड थिंग, बाहर फ्रिज से बाहर निकलते ही टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होने लग जाती है। अब यह हमने जो कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं
उन्हीं को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये क्या बता रहा है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में। याद करो थर्मस के अंदर अगर हमने आइस लिया हुआ है, वो मेल्ट हो रहा है, तो एक कंडीशन कौन सी क्रिएट होती है इक्विलिब्रियम पर, जिसमें आइस और लिक्विड ये दोनों इनकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो आइस मेल्ट होकर के और वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो धीरे धीरे वाटर का अमाउंट बढ़ने लग जाता है और आइस का अमाउंट कम होता है, लेकिन एक मोमेंट पर स्टेबल हो जाता है। अब वहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का ही है, यानी सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन वो इक्वल स्पीड होने की वजह से दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर कौन सा रहेगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट वाला ही रहेगा। यहाँ पर अगर आपने ज़रा से भी हीट दी तो क्या होगा, आइस थोड़ी और मेल्ट हो जाएगी और वो लिक्विड, या अब टेम्परेचर अगर बढ़ गया 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो फिर सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो फिर वहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर, दैट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 atm। ध्यान देना 1 atm ये 1.013 बार के बराबर होता है, एट विच द टू फेजेस कैन को एग्जिस्ट if there is no exchange of heat with the surroundings, the mass of the two phases remains constant। ठीक है, फिर हम देखते हैं लिक्विड और वेपर। ध्यान देना क्लोज कंटेनर होना कंपलसरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर का अमाउंट बढ़ेगा लेकिन एक लेवल पर जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो वापस से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर के नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेता है। फिर थर्ड, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। जो हमने अभी देखा था, ध्यान देना ये शुगर को डिसोल्व करते हैं, बॉटम में हम लोगों ने देखा था जो 7 ग्राम टोटल शुगर 7 ग्राम डिसोल्व की थी और 2 ग्राम एक्सेस में थी, वो बॉटम में बैठी हुई थी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो जो बॉटम में बैठी हुई शुगर है वो भी डिसोल्व हो जाएगी। जो चाशनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और देखा भी होगा अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे वापस से, तो जो डिसोल्व्ड एक्सेस अमाउंट में है तो वो वापस से क्रिस्टलाइज होने लग जाती है। चाशनी को ठंडा करते हैं तो जो शुगर की लेयर आती है या पपड़ी आती है वो इसी वजह से आती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर शुगर की सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस in liquid is proportional to the pressure of the gas over the liquid। ये हम देख चुके हैं हेनरीज लॉ के अंदर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, ये पॉइंट्स वही हैं हम जो डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। इक्विलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। Both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition। डायनेमिक का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में चल रही है, और स्टेबल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ दोनों डायरेक्शन की जो रेट है या स्पीड है वो सेम है। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ हैं उसी से ये पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम किस एक्सटेंट तक हुआ है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जनरल केस ऑफ एन इक्विलिब्रियम A प्लस बी गिविंग C प्लस D, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज accumulation of the products C and D and depletion of reactants A and B। This leads to a decrease in the rate of forward reaction and an increase in the rate of the reverse reaction। Finally, the two reactions occur at the same rate and the system reaches a state of equilibrium। हम पहले देख चुके हैं ये सारे पॉइंट्स। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये नया हेडिंग है हमारा। देखिए A और B की रिएक्शन हुई, C और D बना,
तो आगे आपको एक इक्वेशन दिख रही है, फार्मूला दिख रहा है के सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। इसमें जो सी और डी ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ए बी भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? ये मोलरिटी है। मोलरिटी इन द सेंस, अगर मान लो कि कोई एक्वस सॉल्यूशन है या किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है तो मोलर कंसंट्रेशन है। अच्छा, इसी को हम गैसियस फॉर्म में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ प्रेशर यूज़ करेंगे, और अगर कंटेनर उसको वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी इसी चीज़ को डिपिक्ट करेंगे। तो these reactants and products are balanced and hence we can relate them by an equilibrium equation Kc is equal to Cd upon AB। ये मोलर concentration है, ध्यान रखना, where Kc is called equilibrium constant and the expression on the right side is called equilibrium constant expression। देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें ए बी सी और डी इन चारों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अदर देन 1 हो तो क्या होगा, ये हम देखते हैं पॉइंट। At a given temperature, the product of concentrations of the reactants and products rise to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration to the reactants rise to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as law of chemical equilibrium। ये आगे जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, इसमें कैपिटल ए के साथ में जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का, इसी तरह से कैपिटल बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है, और ऐसा कैसा सी और डी के लिए भी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब समझना, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ये क्या इंडिकेट करती है? हमने अभी पहले ये वाली जो इक्वेशन देखी थी तो इसके अंदर हम क्या करें, यहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दें, तो इस वाले फॉर्मूले में जो C का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल c, वो इसकी पावर की फॉर्म में लगा दें। D के लिए, A के लिए और B के लिए भी हम ऐसा ही करें तो हमको ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है, तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अगर हम ऐसा करें कि रिएक्शन को C और D से स्टार्ट करें, ऑब्वियसली C D रिएक्टेंट हो जाएंगे तो A B प्रोडक्ट हो जाएंगे, या यूँ बोल दो कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ फिर क्या है, A B न्यूमरेटर की फॉर्म में आ जाएंगे और C D ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएंगे, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं तो वो इनकी पावर की फॉर्म में आ जाएगी। What does the value of K mean? K यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मीनिंग क्या है? देखिए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी? जो फॉर्मूला है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओवरऑल क्वांटिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तभी तो K की वैल्यू मोर देन 1 होगी, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मीन्स प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। इफ K इज ग्रेटर देन 1 द रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवर्ड, यानी प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स एट इक्विलिब्रियम। इफ द रिवर्स टेक्स प्लेस then the former predominates। तो ये वाला हम देख चुके हैं, ठीक है, K की वैल्यू अगर 1 है, इसका उल्टा अगर मान लो ये देखिए रिएक्टेंट से अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, और अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब रिएक्टेंट, इसमें ये रिएक्टेंट फेवर्ड होगी, या डोमिनेंट कौन सा हो गया, रिएक्टेंट हो गया,
प्रोडक्ट के कंपैरिजन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब ये जो फिगर है इसमें 3 तरह की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उन पर आप विचार कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको, हालांकि यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, ये वाला जो है इसके अंदर K की वैल्यू स्मॉल होगी क्योंकि प्रोडक्ट कम है, ठीक है, लेस देन 1 होगी। फिर ये वाला है इसके अंदर इंटरमीडिएट या ऑलमोस्ट सिमिलर होगी क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट बराबर है। और ये वाला है इसके अंदर K की वैल्यू लार्ज है, या सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ रिएक्टेंट डोमिनेंट है और प्रोडक्ट कम बन रहा है। इसके अंदर रिएक्टेंट अब कम है और जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, K की वैल्यू लार्ज होगी। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये जो फिगर इसके साथ में ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाला है वो स्मॉल के है, सेकंड वाला इंटरमीडिएट के है और जो थर्ड वाला है वो लार्ज के है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए और अपने अटेंडेंस को भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।